आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसा आप लोग जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेकों क्रियाएं होती रहती हैं और आपने जीवन में इनको परिलक्षित किया भी होगा, जैसे दूध से दही का बनना, या आपने देखा होगा कि भाई मैग्नीशियम के फीते को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो वो एक तीक्ष्ण या कहें चमकीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ये सब एक प्रकार की क्रियाएं। अब इसमें आपने देखा होगा क्रियाएं तभी संपन्न होती हैं जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करे या कोई पदार्थ टूटे। तो इन सभी जो तथ्य मैंने आपको बताए उनके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया की एक निश्चित परिभाषा निकाल सकते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसकी परिभाषा बता सके कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? हाँ, तो जैसे चलो आप बताओ। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो, बहुत शानदार परिभाषा इन्होंने बताई कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब समस्या यहां खड़ी होती है कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। देखो, जैसा आपने पढ़ा है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब अगर किसी पदार्थ की केवल अवस्था से तात्पर्य कि उसका रंग रूप हो, आयतन में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन हो और उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित ना हो तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन भौतिक परिवर्तनों के साथ साथ उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाए तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अर्थात अगर दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो कोई नया तीसरा पदार्थ बने तब वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और नए पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस परिभाषा के आधार पर हम अब देखो रासायनिक अभिक्रियाओं को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं, कुछ का हम आपको वर्णन करेंगे आपके कोर्स के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले जो आती है योगशील अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रियाएं, जो आपकी पुस्तक में नाम लिखा हुआ है संयोजन, और इसी का दूसरा नाम क्या है? योगशील अभिक्रियाएं। अब देखिए, जैसा नाम है संयोजन या योगशील, दोनों का अर्थ होता है जुड़ना। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक का मतलब जानते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो क्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। बात आई ना समझ में? तो उत्पाद एक होना चाहिए और अभिकारक रिएक्टेंट जो क्रिया करने वाले हैं वे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। अब इनका एक सामान्य सूत्र अगर हम निकालने का प्रयास करें तो कैसे कह सकते हैं भाई, जैसे दो हमारे पास रिएक्टेंट या अभिकारक हैं ए और बी, और ये दोनों क्रिया करें और इनकी क्रिया के पश्चात एक तीसरा पदार्थ सी प्राप्त हो जाए, नया पदार्थ, ठीक है। तो ये इनका क्या कहलाएगा? सामान्य सूत्र। अब एक बात और ध्यान रखना कि क्रिया करने वाले दोनों पदार्थ दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मैंने पहले बता दिया। दोनों तत्व हो सकते हैं, एक तत्व और एक यौगिक हो सकता है, या दोनों यौगिक हो सकते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ मैं आपसे पूछूंगा। जैसे कार्बन है, कार्बन को अगर ऑक्सीजन से क्रिया, ये क्या कहलाता है? कार्बन का दहन, ठीक है। जितने भी हम ईंधन है उनमें सब में कार्बन होता है और उनको अगर जलाया जाए तो अब जलाना ऑक्सीजन के बिना संभव ही नहीं है। तो ऑक्सीजन से अगर ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा आप जानते हैं कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं? यौगिक। तत्व और यौगिक में तो आप अंतर जानते ही। तत्व किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, और यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, 1:2 में है, और जैसे कार्बन है तत्व है, क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन में कार्बन के ही परमाणु है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही हैं। तो ये तत्व हुआ भाई, और ये भी तत्व हुआ, और ये क्या है? यौगिक। अब
देखिए जैसे फिर ले लेते हैं N2 + 3H2 2NH3। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। अब ये भी तत्व है, ये भी तत्व है और यौगिक है। अब देखिए अगर NH3 की क्रिया में और HCl से करा दूं, मान लो यहां देखना भाई, तो देखिए ये H यहां जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा NH4Cl। तो देखिए NH3 क्या है, यौगिक, और HCl भी क्या है, यौगिक, और ये भी क्या है, यौगिक। तो देखिए ऊपर जैसा आप देख रहे थे दो तत्व क्रिया करके यौगिक बना रहे हैं, यहां यौगिक यौगिक भी क्रिया करके। तो इन सभी क्रियाओं में हमने क्या देखा कि तत्व हो या यौगिक हो परस्पर जुड़कर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो क्या अन्य उदाहरण भी आप बता सकते हो जैसे मैंने बताए, ऐसे भी आपके दिमाग में ऐसे उदाहरण आ रहे हो जो योगात्मक, योगशील या संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो? तो अब एक एक करके हाथ ऊपर करें और मैं उसी हिसाब से आपसे पूछूंगा। Mg+O2 = MgO। ठीक है, जैसे लाली ने बताया कि मैग्नीशियम का जो फीता है उसको अगर दहन किया जाए उसका, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Mg+O2 और MgO लिखते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ तो लिखा हुआ है C+O2 और यहाँ है CO2 और यहाँ Mg+O2, तो MgO2 क्यों नहीं? तो देखो ये सब होता है संयोजकताओं के आधार पर। जैसा आप जानते हैं कि Mg की संयोजकता होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2, और जब इसका अणुसूत्र बनाया जाता है तब अगर दोनों की संयोजकता बराबर है तो किसी को किसी के नीचे नहीं लिखा जाता, तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, MgO। ठीक है, अब चूंकि हमें संतुलित समीकरण लिखना पड़ता है। अब आप कहेंगे साहब समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब द्रव्यमान संरक्षित जब ही रहेगा जब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जितने संख्या में, अर्थात इनके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इधर की साइड होने चाहिए। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के कितने अणु काम में ले रहे हैं, या परमाणु सॉरी, कितने, 2, और ऑक्सीजन का यहाँ कितना है, 1। अगर संतुलित नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए अब मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ। अब 2 का गुणा करने से मैग्नीशियम के 2 हो गए और यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, इसलिए 2 का गुणा यहाँ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, संतुलित समीकरण। मैं एक और बता देता हूं, जैसे Mg को अगर नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराएं हम मैग्नीशियम के फीते की, तो बनता है, क्या बनेगा, अब दिमाग में आना चाहिए। देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, अभी बताया +2, और नाइट्रोजन की क्या होती है, -3। अब जब इसका यौगिक बनेगा तो 3 को लिखना पड़ेगा Mg के नीचे और 2 को लिखना पड़ेगा N के नीचे। तो क्या बनेगा, Mg3N2। तो Mg3N2। अब देखिए नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, मैग्नीशियम के यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसलिए संतुलित करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब अमोनिया की पानी के साथ देखिए NH3 + H2O। अब देखिए H2O वास्तव में होता क्या है, आप देखो इस तरह से याद रख सकते हैं। H2O को कैसे याद रख सकते हैं, H और OH, इस तरह से H+ और OH-। अब देखिए तो H और OH इस तरह से याद कीजिए, तो H3 के साथ H जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, NH4 और OH रह गया, तो NH4OH। तो अमोनिया और जल परस्पर क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने पढ़ा था, ये क्या है, दुर्बल क्षार। ये क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो NH4OH कैसे बनाया जाता है, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, और कोई बताना चाहेगा भाई, कोई और उदाहरण? जैसे सल्फर है, अब सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाए, अर्थात सल्फर का दहन किया जाए, तो क्या बनेगा? हाँ, जैसे नहीं,
हाँ देखिए सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीजन से अगर क्रिया कराई जाए तो सल्फर डाई ऑक्साइड। आपको इस तरह से याद रखनी, जैसे ऑक्सीजन के दो हैं तो डाई ऑक्साइड। ऑक्सीजन या कोई परमाणु अगर एक होता है तो जानते हैं क्या बोलता है, मोनो, और अगर दो होते हैं तो डाई, और तीन होता है तो ट्राई। तो देखिए अगर SO2 की पुनः क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो बनेगा SO3, तो ये क्या कहलाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे वहां पढ़ते थे ना CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है, एक। अब देखिए ये संतुलित नहीं है। अब संतुलित क्यों नहीं है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 2 और 2 4, और यहाँ कितने 3। तो इसके लिए अब मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में 2 का गुणा कर लीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 6। ऑक्सीजन के 6 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 2 और 2 4, पर यहाँ देखिए सल्फर के कितने, 2, तो यहाँ है 1, तो देखिए 2 का गुणा कर देते हैं। अब ऑक्सीजन के मिला लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 6, और ये 6। अब देखिए इस सल्फर ट्राईऑक्साइड को अगर पानी से क्रिया कराऊं, ये गैस है भाई। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पदार्थ की अवस्था को उसके सामने लिख देते हैं, और उसके लिए आपको जैसे पता है अगर पदार्थ ठोस है तो इसके लिए लिख देते हैं सॉलिड, SOLID। अब पूरा तो लिखेंगे नहीं, केवल S लिख देते हैं। और अगर द्रव अवस्था में है तो उसके लिए लिक्विड, LIQUID, और उसके लिए शॉर्ट में। और अगर गैसीय अवस्था में तो G लिख देते हैं, और अगर तनु अवस्था में वो घुला हुआ है किसी पदार्थ में तो इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं। तो अब यहाँ नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी क्या है, गैस, तो मैंने G लिख दिया। इसी तरह NH3 क्या है, गैस, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये भी गैस है। और ये क्या है, ठोस, NH4Cl, नौसादर जिसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, ये क्या है, ठोस है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसके सामने, S। यहाँ आप देखते हैं ये क्या है, Mg सॉलिड, ठोस होता है, फीता है इसका। और ये ऑक्सीजन गैस, तो G लिख दिया। और ये क्या है, सॉलिड, ठोस ही बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर तीव्र ज्वाला के साथ, चमकदार ज्वाला के साथ ये जलता है और बिल्कुल राख में परिवर्तित हो जाता है, जिसको मैग्नीशियम की क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, अगर MgO को पानी से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा भाई, बता सकता है कोई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस बनेगा, और इसको ही बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ भाई, अब देखिए, हाँ जैसा मैं कह रहा था कि यदि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो गैस है, ये पानी है, आप जानते हैं लिक्विड है, L लिख देंगे, ये दोनों क्रिया करे तो क्या बनता है, H2SO4, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जो क्या है, लिक्विड है। इसका एक और उदाहरण मैं आपके लिए बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा घरों में पुताई करने से पूर्व चूने को बुझाया जाता है, अर्थात पानी में गलाया जाता है, और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है, क्योंकि उसमें ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। अब वो क्रिया क्या होती है वास्तव में, देखिए जो आप बाजार से चूना खरीद के लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, ठीक है। इसकी क्रिया कराई जाती है पानी के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप कहेंगे भूल जाते हो, मान लीजिए भूल जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है क्या, बना लीजिए। देखो कैल्शियम का प्रतीक लिख लीजिए Ca, इसकी संयोजकता ऊपर लिख दीजिए +2, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का OH, और संयोजकता क्या है, -1। अब सूत्र कैसे बनाएंगे भाई, OH की संयोजकता को लिखेंगे Ca के नीचे, और कैल्शियम की जो संयोजकता है +2 उसको लिखेंगे OH के नीचे। OH पूरा का पूरा एक है माना, ठीक है, तो Ca एक को लिखते नहीं है, तो OH और OH के नीचे लिखना पड़ेगा मुझे 2, ठीक है। आप इस तरह से मत लिख देना भाई CaOH2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का तो 1,
और OH हाइड्रोक्साइड एक ही है मिलके, ध्यान रखना, इसलिए OH का क्या लिखते हैं, होल ट्वाइस। तो क्या बन गया भाई, CaOH का होल ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड जब मतलब ठोस अवस्था इसकी नीचे बैठ जाती है और इसका जो पानी है उसको निकाल के आप दीवारों पे क्या करते हैं, पुताई करते हैं। अब दीवारों पे जब पुताई करते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद दीवार आपकी सफेद सफेद दिखाई देने लग जाती है। अब इसका कारण क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, समझने का प्रयास करना, जब इसकी पुताई हम करते हैं दीवारों पर तो ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है अपने अंदर और क्या बनाता है, CaCO3, क्या बनेगा, H2O। अब संतुलित करने के लिए H2O बनता है। अब आप कहेंगे साहब तो दीवार गीली हो जानी चाहिए, भाई इसकी पुताई की हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दीवारों पर, इसने क्या किया, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, और तो देखो ये तो दीवारों पर जमा रह जाता है और ये जो नमी है, पानी क्या है, नमी तो है, ये धूप के कारण बाष्पीकृत हो जाता है और दीवारें हमारी चमकदार दिखाई देती हैं। ठीक है भाई, तो इसको आपको याद रखना है कि दीवारें चमकीली या सफेद किसके कारण होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ये किसका उदाहरण है, अवक्षेपण अवक्रिया का एक उदाहरण है। अब देखिए इसका विपरीत क्या होता है, संयोजन, जुड़ने का क्या होता है विपरीत, वियोजन, वियोजन या अपघटन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपघटन अवक्रिया की। तो देखिए बात करते हैं इसकी परिभाषा की। ऐसी अवक्रिया जिसमें कोई उत्पाद विघटित होकर, वियोजित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे साहब क्या कोई पदार्थ बिना किसी कारण के टूट सकता है, नहीं टूट सकता। किसी भी पदार्थ को अपघटित होने के लिए या वियोजित होने के लिए एक निश्चित ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊष्मा या तो ताप के द्वारा आप देंगे अर्थात उसको गर्म करके देंगे, या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा से भी ऊष्मा मिलती है, गर्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही आयनों की बात है, आयनित पदार्थ में ना अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो भी गर्मी पैदा होती है। इसी तरह प्रकाश से भी ऊर्जा मिलती है। आप जानते हैं ना किसी भी चीज को अगर हम धूप में रख दें तो गर्म हो जाता है वो। तो किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए, देखो ध्यान रखो, टूटेगा कौन, यौगिक, तत्व नहीं टूटेगा। तत्व में तो एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो कोई एक यौगिक होगा वो या तो ताप के कारण, विद्युत धारा के कारण या प्रकाश के कारण टूटेगा। दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट सकता है, मतलब यौगिक तत्वों में टूट सकता है या यौगिकों में भी टूट सकता है। तो भाई इसका सामान्य समीकरण क्या होगा, जैसे कोई यौगिक है हमारे पास C, इसको या तो मैंने गर्म किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, या इस पर प्रकाश आपतित किया और उसके पश्चात ये टूट जाता है दो पदार्थों में। ये क्या है, दो उत्पाद हैं। ठीक है भाई, ये रिएक्टेंट हैं या और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब देखिए उदाहरण ले लेते हैं इसका, एक दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, इसको गर्म किया जाए तो CaO प्लस CO2। इसी तरह जैसे NH4Cl है, इसको गर्म किया जाए तो ये क्या बनाएगा, NH3 प्लस HCl। इसी तरह अगर NH4OH अपघटित या वियोजित होकर क्या बना देगा, NH3 प्लस H2O। ठीक है भाई, अब जैसा मैंने अभी बताया था कि भाई अपघटन तीन कारकों के कारण उत्पन्न होता है सामान्यतः। ताप के कारण तो उसको बोलेंगे ताप अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगर विद्युत धारा के कारण है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और अगर प्रकाश के कारण है तो प्रकाश विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो आइए अब इनकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए पहली अभिक्रिया है ताप अपघटन अभिक्रिया। ताप अपघटन
अवक्रिया। तो देखिए जैसा अभी मैंने बताया था आपके लिए सबसे सरल उदाहरण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, और गर्म करने के लिए आप जानते हैं त्रिभुज का जो निशान है वो लगाते हैं हम, और ये किया जाता है लगभग 473 डिग्री केल्विन पर, और इसके लिए दाब भी लगाया जाता है 100 वायुमंडलीय दाब, इतना दाब, मतलब वायुमंडलीय दाब है उसका 100 गुना। और फिर क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल जाएगा। देखिए ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखिए गैस के लिए या तो G लिख दीजिए या फिर इस तरह से निशान लगा देते हैं कि गैसीय पदार्थ है, वातावरण में पहुंच गया। ठीक, आप लोगों में से कोई उदाहरण बताना चाहे तो आप हाथ खड़ा करिए। चलिए चलो आप बताओ। 2KClO3। हाँ, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, जैसे ये लाला बता रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म किया जाए, देखिए पोटेशियम और ClO3 किसका है, क्लोरेट का, इसको अगर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा भाई, शाबाश, 2KCl प्लस 3O2, अर्थात पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम गर्म करें तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। और ध्यान रखना भाई ये ऑक्सीजन बनाने की व्यापारिक विधि है। बैठिए, कुछ आया समझ में, ऑक्सीजन बनाने की व्यापारिक विधि, अर्थात लार्ज स्केल पर जब ऑक्सीजन बनाया जाता है, हॉस्पिटलों में जो सप्लाई की जाती है वो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके ही बनाई जाती है। और देखो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 का गुणा और कर दीजिए, ठीक है। तो और उदाहरण हो सकता है, जैसे आपने प्रयोगशाला में, ध्यान रखना प्रयोगशाला में और व्यापारिक स्थिति पर बनाना अलग अलग बात है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं, एक परख नली ली और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं उसको गर्म किया, और जो गैस बनती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो देखिए उसको भी मैं बता सकता हूं आपको कि KMnO4 अगर इसको गर्म किया जाए तो K2MnO4 बनता है प्लस MnO2 प्लस O2, ठीक है। संतुलित करने के लिए देखिए पहले K को देखिए, K2 में जब संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसको बताऊंगा, तब ध्यान से पढ़ लेना। फिलहाल मैं वैसे बता देता हूं कि सबसे पहले कि जो धातु होती है उसको पकड़िए। तो धातु यहाँ क्या है, K, तो K को पकड़िए। K के यहाँ कितने परमाणु हैं, 1, और यहाँ कितने, 2। तो इसको संतुलित करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 का गुणा। अब Mn के देखिए, Mn के 2, क्योंकि Mn मैग्नीज भी क्या है, धातु है। यहाँ Mn का 1 और 1 2, तो दोनों साइड समीकरण के दोनों साइड क्या है, परमाणु की संख्या Mn के बराबर है। अब ऑक्सीजन को देखिए, 2 चौका 8, और यहाँ 4 और 2 6 और 2 8, अर्थात समीकरण क्या है, संतुलित। तो ये तीनों उदाहरण किसके हैं भाई, तापीय अपघटन के हैं या तापीय वियोजन अपक्रिया। इसी तरह अब देखिए दूसरी बात करते हैं हम, नंबर 2, विद्युत धारा या विद्युत धारा के कारण जो अपघटन होता है, तो विद्युत अपघटन अपक्रिया। इसमें क्या करते हैं भाई, हम किसी यौगिक का कोई विलयन बनाएंगे। हम सबसे पहले ध्यान रखना, किसी विलयन को हम या तो गलित अवस्था में लेंगे, अर्थात द्रव अवस्था में लेंगे, कोई पदार्थ है उसको गलित अवस्था में लेंगे, या उस पदार्थ का क्या बना लेंगे, विलयन बना लेंगे, और उसमें जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो वो अपघटित हो जाता है। जैसे एक सबसे सरल जो उदाहरण आप लोग देखते हैं कि नमक का जो विलयन है, नमक का तनु विलयन हो, और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें हम, तो एनोड और कैथोड पर ये सोडियम और क्लोरीन अलग अलग टूट जाते हैं और मतलब बिल्कुल वियोजित हो जाते हैं। तो क्या बनेगा भाई, 2Na प्लस Cl2। इसी तरह पानी को, शुद्ध पानी, ध्यान रखना विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो शुद्ध पानी में किसी भी चालक की आप कोई अम्ल डाल सकते हैं या कोई क्षार की 1-2 बूंद डाल सकते हैं, तो वो आयनित हो जाता है। और उस अवस्था में अगर शुद्ध पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, यहां भी विद्युत धारा लिखनी है मुझे, ध्यान रखना। विद्युत धारा यहां क्या कर रही है,
पदार्थ को विघटित होने के लिए, पदार्थ को वियोजित होने के लिए एक आवश्यक ऊष्मा प्रदान कर रही है। तो देखिए H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 + O2 अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड और एनोड पर मुक्त होते हैं और निकल जाते हैं भाई इस तरह से। और संतुलित करने के लिए देखिए ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है तो मैं 2 लिख देता हूँ। अब हाइड्रोजन के हो गए 4 परमाणु और यहाँ 2 हैं, इसलिए यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो ये किसके उदाहरण है भाई? विद्युत अपघटन के। और तीसरा क्या बताया था मैंने? प्रकाशीय अपघटन। तो देखिए नंबर 3 प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए प्रकाशीय अपघटन के लिए जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड पर यदि प्रकाश आपतित हो, अब आप कहेंगे सर प्रकाश की कितनी ऊर्जा होती है? इसका भी एक समीकरण है। प्रकाश जब किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो जो ऊर्जा प्रदान करता है वो होता है h न्यू। ये v नहीं है, ये क्या है? न्यू। और न्यू किसका प्रतीक है भाई? आपतित प्रकाश की आवृत्ति का, कि कितनी आवृत्ति का प्रकाश है। अलग अलग रंग, आप जानते हैं प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और हर रंग की आवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। तो न्यू उस रंग का, जिस रंग का प्रकाश आपतित है उसकी आवृत्ति है और h प्लांक कांस्टेंट है। ये इसकी क्या होती है? पूरी ऊर्जा होती है। इसलिए प्रकाश को हम क्या लिख सकते हैं? h न्यू से। ये v नहीं है, ध्यान रखना, न्यू है, अलग सिंबल है ये न्यू, जो किसका द्योतक है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति का। तो इससे ये 2 भागों में टूट जाएगा भाई, Ag और प्लस Cl। अब इसको, अब देखिए Cl इस तरह से लिख देंगे, ये Cl2 और ये 2 Ag। इसी तरह AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी है। इस पर भी अगर आप प्रकाश को आपतित किया जाए तो Ag + Br2, ये ब्रोमीन गैस बाहर, ये देखिए ये क्लोरीन गैस है और ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, ठीक है। और ये स्लेटी रंग का बनता है भाई, ध्यान रखना। और इसका प्रयोग किस में करते हैं? AgBr का आप जानते हैं फोटोग्राफी में। ये बहुत प्रश्न पूछते हैं कंपटीशनों में कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में। तो मैंने ये 3 उदाहरण आपको बताया। आपको क्या याद रखना है परिभाषा के रूप में? कि जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और अपघटन 3 कारकों के कारण होता है। ताप के कारण हो सकता है, विद्युत धारा के कारण हो सकता है और प्रकाश के कारण। तो 3 ही मैंने अपघटन अभिक्रिया आपको बताई है। तो अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हटाना। अर्थात जब 2 क्रिया कारक ऐसे पदार्थ हों, तो देखिए जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, AB + C, या मैं ये कहूं कि इसको थोड़ा और सुधार लें, चलो AB + C की बजाय मैं लिख देता हूं AX + B। अब देखिए ये कोई यौगिक है और ये कोई दूसरा पदार्थ है, इसके साथ दोनों ही क्रिया कारक हैं भाई, ये और ये अलग अलग। अब B क्या है? A की तुलना में अगर अधिक क्रियाशील है, ध्यान रखें, एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, तो आप जानते हैं भाई ज्यादा एक्टिव व्यक्ति दूसरे को क्या कर देता है? पद से हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। जैसे ना कोई शासक, पुराने जमाने में आप पढ़ते थे कि साहब उस शासक ने दूसरे को मार भगाया, तो अगर B A की तुलना में अधिक क्रियाशील है तो B क्या करेगा भाई? A को उसके स्थान से हटा देगा। तो क्या बनेगा? BX और प्लस A। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक के कम क्रियाशील भाग को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे आप देखें, आप एक साधारण सा प्रयोग घर पर कर सकते हैं कि कॉपर सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं नीला थोथा, उसको आप पानी में विलयन बनाइए
और उसमें जिंक डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट में क्या डाल दीजिए, जिंक डाल दीजिए, तो हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो अदृश्य हो जाता है। क्यों अदृश्य हो जाता है, मैं समीकरण लिख देता हूं तभी समझ में आ जाए। कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर सल्फेट को CuSO4 और इसमें जिंक मैंने डाला, तो जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक क्या करेगा, इस Cu को, जिसके कारण नीला रंग है, ठीक है, हटा देगा और क्या बना लेगा भाई, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा और Cu को अलग हटा देगा। तो जिंक के Cu को उसके स्थान से हटाने के कारण जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट जब तक था नीला रंग था, और जैसे ही जिंक सल्फेट बनता है वो रंगहीन हो जाता है। तो आप प्रयोग कैसे करेंगे, कोई बीकर या किसी पात्र में कॉपर सल्फेट को घोल लेंगे, नीला तो होता, बाजार में आपको 1-2 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा आसानी से, और उसमें जिंक, और आप जानते हैं जिंक अगर आपके पास नहीं हो तो जो सेल होते हैं उसकी जो पेंदी होती है वो जिंक की होती है, ऊपर पूरा जो खोल है, जो शुष्क सेल है ना, उसका पूरा खोल किसका बना होता है, सफ़ेद सफ़ेद से, वो जिंक होता है। उसको थोड़ा सा डाल देना और आप देखेंगे कि वो कैसा हो जाता है, नीला रंग अदृश्य हो जाता है। वो किसके कारण होता है, जिंक सल्फेट के कारण, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या, इस क्रिया को ऐसे नहीं लिख सकते कि ZnSO4 के साथ अगर Cu की क्रिया कराए और अब Cu इसको हटा दे और क्या बना दे, CuSO4 प्लस Zn, ऐसा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। कौन हटाता है इस दुनिया में, जो अधिक क्रियाशील है, जो ज्यादा एक्टिव है। चूंकि Zn ज्यादा एक्टिव है तो क्या Cu की इतनी क्षमता है उसको इसके स्थान से हटा पाए, नहीं हटा पाए। और इसके लिए आपको जो सक्रियता श्रेणी है वो याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि सक्रियता श्रेणी अगर याद है तो और आपसे पूछे कि भाई क्या ये क्रिया संभव है, क्या ऐसी विस्थापन क्रिया संभव है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में Zn कहाँ है, ऊपर है, और Cu कहाँ है, नीचे है। तो नीचे वाले की सक्रियता श्रेणी में जो स्थान होगा, जो नीचे होगा, उसकी सक्रियता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपकी जानकारी के लिए उसको लिख देता हूं। देखिए सक्रियता श्रेणी मैंने आपको लिख दी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, और ये सीसा, हाइड्रोजन, फिर मैंने हाइड्रोजन को डबल लिख दिया है। इसका एक विशेष कारण है, मैं अभी आपको बताऊंगा। कॉपर, और ये पारा है, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि इस तरह से जब आएंगे हम इस तरह से, तो ये सक्रियता घटेगी, नीचे की तरफ आने पर सक्रियता घटेगी। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न हो सकता है, भाई इसको याद कैसे करें। अब दिमाग हमारा सीधी वस्तुओं को या सीधी चीज़ों को याद रखता भी नहीं है। अब सीधी चीज़ों को याद नहीं रखता है तो कोई ऊट पटांग कोई ऐसा बना के दिमाग में रखिए कि याद हो जाए, जैसे KNACA। अब जैसे इसको बोलें कालू नाथ का, के थे कालू, एन थे नाथ का, मैगी जरा फीका पड़ गया है। कैसे याद रखेंगे भाई, चलो मैं लिख देता हूं, कालू नाथ का मैगी जरा फीका पड़ गया है, ठीक है भाई। हाँ तो ध्यान रखना भाई, कालू से के, नाथ का NA, मैगी MG, जरा का ZN, और ये फीका का FE PV, और ये गया तो याद रखने के लिए भाई, और ये H। अब देखिए ऐसे इसको और याद रखें, इसमें क्या है HCuAg। देखो हाई कोर्ट में लिखने का प्रयास कर, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, आपका। देखो अब आप कहेंगे सर कैसे, हाई का H, कोर्ट का Cu, है Hg, आपका, इस तरह से याद कर लीजिए आपको, आपका,
ठीक है, आपका। तो देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा और ये याद तो रखना ही है भाई। ये तो केवल मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया है। इस हिसाब से अब देखो यहां बात कर रहे थे ना कि Zn को देखिए और Cu को देखिए। Zn कहाँ है, यहाँ है भाई, और Cu कहाँ है, नीचे। तो Zn से बहुत नीचे है Cu, इसलिए Zn अधिक सक्रिय है, Cu बहुत कम सक्रिय है Zn की तुलना में, इसलिए ZnSO4 Cu के साथ क्रिया नहीं कर सकता, अर्थात Cu किसी भी कीमत पर Zn को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है भाई, विस्थापन अपक्रिया का। अब चूंकि यहां एक ही दूसरे पदार्थ को हटा रहा है, इसलिए इसको दूसरे शब्दों में एकल विस्थापन भी कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है भाई कि जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं कि AgNO3 प्लस HCl, और अब देखिए इसको क्रिया कैसे करते हैं, पहले हम आयनों में विभक्त कर लेते हैं। Ag प्लस है, NO3 क्या है, माइनस, H प्लस है, Cl क्या है, माइनस। अब देखना भाई Ag प्लस Cl से क्रिया करेगा तो AgCl, और HNO3 से क्रिया करेगा तो क्या बन गया, HNO3। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि दोनों जो क्रिया कारक थे उनके प्लस वाले कहें या माइनस वाले कहें, उनने अपना स्थान बदल लिया है, अर्थात H Ag के स्थान पर आ गया और Ag H के स्थान पर आ गया। तो ऐसी अपक्रिया को कहेंगे द्वय विस्थापन अपक्रिया, अर्थात ऐसी अपक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारक अपने आयनों का स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, है ना। कैसे भी याद, देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यूं कहूं AX प्लस BY, तो अब क्या करेगा, A और B, मतलब अर्थात B A की जगह पे आ जाएगा और A B के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, BX प्लस AY। तो ये क्या कहलाएगा, द्वय विस्थापन अपक्रिया। और याद रखना भाई, द्वय विस्थापन अपक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वय विस्थापन कैसे याद रखेंगे भाई, द्वय विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान। तो ऐसी अवक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारक अपने आयनों का स्थान बदल लेते हैं। अब ऐसा मत कर लेना भाई कि आप दोनों, जैसे यहां कि Ag को भी यहां बदल दें और Cl को भी यहां बदल दें, तो बात तो वही हो जाएगी, केवल या तो धन को बदलना है या माइनस, अर्थात या तो धनायनों को बदलना है दोनों के या ऋणायनों को। अगर दोनों को बदल दिया तो पुरानी जगह पे आ जाएंगे वापस। अच्छा, अगर कोई द्वय विस्थापन अपक्रिया का आप में से कोई और उदाहरण बताना चाहे तो आपका स्वागत है। हाँ, जैसे आप बता रहे थे, हाँ बोलिए। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 2NaOH, अर्थात कॉपर सल्फेट की क्रिया कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CuOH का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है भाई। अगर देखिए यहां Na ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया, तो क्या बन गया, CuOH का होल ट्वाइस। आप कहेंगे सर यहाँ OH केवल एक है, यहाँ होल ट्वाइस क्यों, मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई क्रिया करते समय संयोजकता के हिसाब से यौगिक बनता है। अब चूंकि देखो Cu की संयोजकता कितनी है, प्लस की 2, यहाँ अब आप कहेंगे साहब कॉपर की संयोजकता तो प्लस 1 भी होती है ना, तो यहाँ 2 संयोजकता है और OH की कितनी है, -1। तो जब यौगिक बनेगा Cu और OH के नीचे कितना लिखेंगे, 2, तो CuOH का होल ट्वाइस। इसी तरह यहाँ देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ तो CuSO4 है, तो यहाँ Na2SO4 क्यों बन रहा है, तो देखिए Na की संयोजकता कितनी है, +1, SO4 की संयोजकता कितनी होती है, -2, और जब यौगिक बनेगा Na2SO4, अर्थात कॉपर सल्फेट की जब अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनता है। क्या कोई और उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है? हाँ, जैसे आप बोल रहे थे, हाँ, AgNO3 KCl। चलो, अगर सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराई जाए तो क्या बनेगा भाई,
हाँ तो देखिए मैंने अभी बताया था, आप इसको आयनों में व्यक्त कर लें, Ag का प्लस NO3 का माइनस K का प्लस Cl का माइनस, तो K Ag को प्रतिस्थापित कर देगा, अर्थात इसके स्थान पर आ जाएगा और Ag K के स्थान पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, KNO3 प्लस AgCl। ठीक है भाई, अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड का ध्यान रखना सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद PPT, सफेद अवक्षेप बनता है। अवक्षेप के लिए हम ये भी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, PPT किसका प्रतीक है, अवक्षेप का। ठीक है,